जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी पिछले बुध को मैंने जैस्मीन मंजूर साहबा पे एक व्लॉग किया था। जैस्मीन मंजूर साहबा साफ़ी हैं, एंकर हैं, हमारी कोलीग हैं, हमारी बिरादरी की हैं। उनकी कुछ तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पर, बल्कि उन्हें उन्होंने खुद ट्वीट किया था और कई ट्वीट्स किए थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी तस्वीरों के बारे में। और उनमें उन्होंने कहा था कि मेरे साबका शौहर ने मुझ पर तशद्दुद किया और मैं एक अजीबो गरीब जिंदगी गुजार रही हूँ। और उन्होंने मदद की दरखास्त की एलोन मस्क से लेकर नीचे पाकिस्तानी तमाम हुक्मरानों से कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। उन्होंने कुछ तस्वीरें अपनी जो उन्होंने बताई कि ये मेरी तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी आंख सूजी हुई है, उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं। यानी एक दुख भरी कहानी थी, एक तकलीफ भरी कहानी थी, जिसे पढ़कर यकीनन अगर वो हमारी कोलीग ना भी होती, अगर वो हमारी बिरादरी की ना भी होती, तो एक खातून थी। और एक खातून होते हुए जाहिर है मेरा रद्द-ए-अमल वही होना था। मैं तो अक्सर कहता हूँ लोगों को कि वो इंतहाई लोग बुज़दिल होते हैं जो खवातीन पर हाथ उठाते हैं। तो उस पर मैंने जो जैस्मीन मंजूर साहबा का मौक़िफ़ था, मनोअन सारा कुछ जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ था, जो कुछ उन्होंने, जो उनकी स्टोरी थी, कहानी थी, वो उस व्लॉग में मैंने उस डिस्कस किया। और उसके बाद मुझे दूसरी तरफ से अनम हसन साहबा हैं। अनम हसन साहबा अहलिया हैं जैस्मीन मंजूर के साबका शोहर साद रफ़ीक की। और उनकी तरफ से राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की स्टोरी है, उनके बकौल ये सारा झूठ है, ये मन घड़त है सारा, और आप हमारा मौक़िफ़ भी लें। तो जाहिर है मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने उनका मौक़िफ़ भी ले, जैस्मीन मंजूर साहबा का मौक़िफ़ दिया, तो इनका मौक़िफ़ भी मुझे देना चाहिए। और इस हवाले से मैंने इनको दरख्वास्त की कि आप खुद आएं, और बजाय इसके कि आप मुझे कुछ पॉइंट्स भेजें और उन पॉइंट्स पर मैं बात करूं, तो आप खुद आएं और खुद अपनी कहानी बयान करें। और जैस्मीन मंजूर साहबा से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर इस पॉडकास्ट के बाद वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन उनका जो जैस्मीन मंजूर साहबा की कहानी थी, वो भी खालिसतन एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैंने वो कहानी बयान की। और जब इनकी कहानी सुनी, तो एक तो इनका मौक़िफ़ मुझे देना चाहिए, लेकिन दूसरा जब इनकी कहानी सुनी तो इसमें भी इतने ट्विस्ट हैं, इतने दुख हैं, इतनी तकालीफ हैं कि ये भी मुझे, मेरे दिल ने कहा कि एक तो उनका मौक़िफ़ दिया है तो इनका भी देना चाहिए, और दूसरा ये कहानी भी सारे लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अनम हसन साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और माजरत ये भी कि गुज़श्ता रात हमने कोशिश की एक आपके साथ पॉडकास्ट करने की, लेकिन वो उसकी आवाज़ वगैरह ठीक नहीं निकली, तो इसलिए दोबारा आपको तकलीफ़ दी। और मैं ये भी बताता चलूं कि जब जैस्मीन मंजूर साहबा की मैंने वो कहानी सुनी या देखी उनके एक्स अकाउंट पर या सोशल मीडिया पर, तो मैंने उन्हें मैसेज भी किया और उन्हें कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है आपकी ये कहानी सुनकर, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे। जिसका जवाब में उन्होंने ज़ाहिर है जो एक शुक्रिया भी अदा किया। तो अनम एहसन साहबा, आप बजाय पहले इसके कि हम आगे जाएं, डिटेल में जाएं, चंद मुख्तसर मुख्तसर से मैं सवाल करूंगा, उसके आप मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ आएं। पहला तो आप स्क्वाड्रन लीडर हैं, आपका नाम अनम हसन है, आप एहलिया हैं जैस्मीन मंजूर के साबका शोहर साद रफ़ीक की, ये ठीक है? जी बिल्कुल। और ये भी पता चला है कि जैस्मीन मंजूर की तीसरी शादी थी साद रफ़ीक साहब से। जी बिल्कुल। और आपकी यानी अनम हसन साहबा, आपकी दूसरी शादी है साद रफीक साहब से। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तीसरी शादी थी जैस्मीन मंजूर की साद रफीक से, कब हुई ये शादी? साद रफीक की जैस्मिन से हुई ये सितंबर 2019 में। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि साद रफीक जैस्मिन मंजूर से 20 इयर्स छोटे हैं। जब इनकी शादी हुई तो साद 27 इयर्स के थे और जैस्मिन गालबन 48 इयर्स की थी। और इनकी शादी तकरीबन 4 साल चली। और अच्छा, चार और साल चली, और इस शादी से कोई बच्चे हैं? नहीं, इस शादी से कोई बच्चे नहीं है, जैस्मिन मंजूर के कोई बच्चे नहीं है, ना पिछली शादी से और ना इस शादी से। यानी जैस्मीन मंजूर की जो पहली दो शादियां हुई हैं उनसे भी कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं, उनसे भी कोई बच्चे नहीं, और वो शादियां भी बहुत कम अरसा चली उनकी। और उनके शौहरों के साथ भी, जो उनके एक्स हस्बैंड्स हैं, उनके साथ भी सेम यही हुआ।
उनको भी इसी तरह फंसाया गया, एक्यूज किया गया बहुत सारी चीजों में। और अभी जो साथ के साथ हो रहा है वो पहले दो के साथ भी हो चुका है अच्छा, हिस्ट्री में। क्यों हुई इलेदगी ये साद रफीक की और जैस्मीन मंजूर की? क्या था इसमें मेन कोई जो वजह बनी? अच्छा, ये स्टार्टिंग से ही इन्होंने पहले साथ को ये ट्रैप किया। बताते जाइएगा कि ये लव मैरिज थी जैस्मीन मंजूर और साद रफीक की। जी, ये एक तरह से एक ट्रैप था जिसमें जो साद रफीक है उनको जैस्मीन ने ट्रैप किया। साद रफीक के जो वालिद साहब है और वो एक वेल रिप्यूटेड बिजनेसमैन है और एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब जैस्मीन ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि उन्होंने उनके छोटे बेटे से शादी करनी है, तो उस पे वो बहुत खफा हुए और उन्होंने जैस्मीन मंजूर की बहुत मिन्नत की कि मेरे बेटे की जान छोड़ दो, ये नहीं करना, वो तुमसे बहुत छोटा है। मतलब अगर वक्त से जैस्मीन मंजूर शादी करती, बच्चे करती, तो कम से कम इतना बेटा होता उसका। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम बहुत शरीफ खानदान से हैं और हम इस तरह का बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसपे जैस्मिन मंजूर की और उनकी थोड़ी सी अनबन हुई, जिसपे जैस्मिन मंजूर ने उनको कहा कि आप देखें, मैं ये शादी भी आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद उन्होंने साद रफीक को ट्रैप किया और उसको अपने वालिद के खिलाफ इमोशनली अगेंस्ट किया, उसको इमोशनली ट्रैप किया। और उसके बाद शादी का फैसला किया, रातों रात डिसीजन हुआ। साद रफीक के खानदान से उस शादी में कोई भी शरीक नहीं हुआ। इन्होंने साद को इसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया क्योंकि जैस्मीन से शादी पे इनकी खानदान में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने अखबार में, इनके वालिद साहब ने न्यूज भी दी कि मैंने अपने बेटे को डिसओन कर दिया है, क्योंकि घर से निकलते हुए जैस्मीन ने इनके सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्रीज के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज जो है जैस्मीन ने साथ से कहा के साथ लेके आओ, कोई बैग वगैरह था। उसको ट्रैप करके इस घर से निकला साथ। जैस्मीन के घर पे निकाह हुआ इनका, सिर्फ जैस्मीन के रिलेटिव्स उसमें इन्वॉल्व थे, साथ के एंड से कोई नहीं गया। टिल डेट साद की फैमिली साद को डिसओन करती है जैस्मिन से शादी करने पे। टिल डेट वो उसको ओन नहीं कर। अच्छा, ये 5 साल के थे साद रफीक साहब, फीडर पीते थे, दूध वाला फीडर के ये इतने बच्चे थे कि ट्रैप हो गए। लव मैरिज की ना? अ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अब इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि इनकी ये एक गलती और इनकी एक बदकिस्मती कि ये एक औरत से ट्रैप हो गए, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ट्रैप होने के बाद जब उनको ये रियलाइज भी हो गया कि मैं ट्रैप हो गया हूं, तो वो बैक ऑफ नहीं हुए सिर्फ इससे कि मैंने एक डिसीजन लिया है और बीइंग अ मैन मैं इस पे चलूंगा और इस शादी को निभाऊंगा। नहीं, लेकिन जब देखिए, शादी, देखिए आप उनकी साद की दूसरी बेगम हैं और अभी आप बेगम हैं। साद की पहली बेगम जैस्मीन मंजूर थी। मैं आपसे यही तवक्को कर सकता हूं कि आप अपने मियाँ के साथ उनके हक में बोलेंगी, कहेंगी ट्रैप हुए। लेकिन अगर हम इनको सिंपल वर्ड्स में लोगों के सामने रखें, तो वो शख्स जो एक बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन का बेटा, यानी आपका खामंद और जैस्मीन मंजूर का साबिक शोहर साद रफीक, वो जाहिर है वो उसने इतना बड़ा टक्कर ली तो जाहिर है मोहब्बत थी, लव मैरिज थी। ये बाद में जी तो बाद में पता चला कि ये ट्रैप था या क्या था। पहले तो मोहब्बत थी ना, लव मैरिज थी। और बिल्कुल ऐसे ही है, और पहले उम्र ऐसे ही है। और उम्रों का भी फर्क था। जैसे आप बता रहे हैं 20 या 27 साल के छोटे थे साद। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पहली शादी किससे हुई और कब हुई थी? मेरी पहली शादी हुई थी 2016 में स्क्वाड्रन लीडर अदनान शमून से। अच्छा, और क्या ये भी लव मैरिज थी? जी बिल्कुल, ये भी लव मैरिज थी। इसमें भी जो अदनान शमून है वो मुझसे 3 साल छोटे हैं और मेरे जूनियर थे, 1 साल कोर्स में जूनियर थे मेरे से एकेडमी में। हैरत है। और उसके बाद इट वाज वन साइडेड लव। उन्होंने प्रपोज किया और काफी मेहनत के बाद, क्योंकि हमारी फैमिलीज में स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा। हिज फादर वाज जूनियर ऑफिसर, जो ये नॉन कमीशन्ड होते हैं एयरफोर्स में, एंड माय फादर वाज मेजर इन आर्मी। सो स्टेटस में इट वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस थी बहुत ज्यादा, जो मुझसे छुपाई गई, मुझे नहीं बताई गई। बट इट वाज लव मैरिज और मैंने बहुत अगेंस्ट द फ्लो जाके उनसे शादी की थी।
बहुत खुशी हुई आपके मुंह से ये सुनकर के लव मैरिज थी, और आपने ये जानते हुए भी कि ये तो खैर मैं इस बात को नहीं, ये बात तो मैटर नहीं करती कि उनके वालिद सिपाही थे या अफसर थे, या आपके वालिद सिपाही थे या अफसर थे। जब मोहब्बत हुई तो मोहब्बत तो फिर बिल्कुल ऐसे ही। किसी से भी हो सकती है। खैर ये लव मैरिज थी और आपने शादी कर ली। कितने बच्चे हैं आपकी पहली शादी से? मेरी पहली शादी से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। और साद रफीक से आप कब मिली, और इनसे शादी कैसे हुई? मेरा 2021 में मेरी शादी भी डे 1 से, मतलब मैंने रियलाइज कर लिया जैसी शादी हुई, आई रियलाइज कि मुझसे गलती हो गई है। आउट ऑफ वो जो एक आपका टाइम फ्रेम होता है जवानी का, जब आपको प्यार हो जाता है एंड आप नहीं देखते कि आप किस चीज में फॉल कर रहे हैं। जब मेरी भी वो हुआ तो मुझे भी डे 1 रियलाइज हो गया था कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन जो मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके लिया था उसमें। लेकिन वही वाली बात है कि हम औरतों को यही सिखाया जाता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना, रिश्ता चलाना है। वो रिश्ता चलाने की उसमें मैंने अपने 5 साल वेस्ट किए। 5 साल में मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह से। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गई। 5 साल बाद एक वर्स्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद मेरा मेरा एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, जिसके जिम्मेदार मेरे मोबाइल में जो सारे मैसेजेस थे वो बाद में डिलीट कर दिए गए जब मैं वेंटिलेटर पे थी, जिससे साबित हो रहा था कि वो फैमिली मेरे साथ क्या करती रही। वो है, एक लंबी कहानी हो जाएगी। 2021 में मेरे साथ ज्यादतियों की इंतहा जब खत्म हो गई, आई लॉस्ट माई लाइफ। आई वॉज ऑन वेंटिलेटर एंड आई वॉज डिक्लेयर्ड डेड। वहां पे फिर एक मेरा इमरजेंसी ट्रांसप्लांट हुआ जो कि सक्सेस रेट वाज 5%, की नो, देवर नो चांसेस। बट मैं एक मेरेकल हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। वो जिंदगी जब मुझे मिली उसके बाद मेरी उस टाइम पे भी तलाक हुई। लेकिन वो फिर एक राजीनामा हुआ, उसके अंदर सीनियर लोग इन्वॉल्व हुए। हम एक, बिकॉज वी बोथ वर फ्रॉम एयरफोर्स, तो एक एक जो होता है कॉम्प्रोमाइज हुआ। अगेन आई स्टार्टेड लिविंग विद इट। उसी दौरान ये मेरा उनके साथ नहीं मसला हल हो पाया। मैं वापस आ गई अपने पेरेंट्स के पास। मैं अपने पेरेंट्स के पास ही थी तो मेरे हमारे ऊपर एक और मुश्किल अल्लाह की तरफ से आ गई। हमारी जमीन है कलर सईदा में, मेरे फादर के नाम पे। वहां पे लैंड ग्रैबर्स ने अटैक किया मेरे ब्रदर के ऊपर। मेरे ब्रदर के गार्ड्स की फायरिंग में उनका एक बंदा जो है उसकी डेथ हो गई। एंड बीइंग बेनिफिशियरी, उन लोगों ने मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को नॉमिनेट किया एंड वी वर implicated in that केस। उस केस में मेरा एक ही भाई है, माय फादर वाज शॉट वहाँ उसी फायरिंग में, उसी लैंड ग्रैबर्स के अटैक में। माय ब्रदर वाज इन कस्टडी एंड वी आर 4 sisters and no other male family member. At that time there was no one, no help, nothing. उस टाइम पे साद रफीक जो है वो जैस्मीन के, एज जैस्मीन हस्बैंड हम उनको जानते थे। मेरी सिस्टर के इन लॉज में से हैं जैस्मीन, हम्म। उनके हस्बैंड थे। जैस्मीन की ही रेफरेंस से साथ हमारे पास हेल्प के लिए आए। जैस्मीन ने ही भेजा। जैस्मीन आज साथ टू हेल्प देम। जैस्मीन ने ही साथ को बोला कि इनकी हेल्प करो, मेरी सिस्टर की। आई वॉज नॉट इन द इक्वेशन। साथ वॉज हेल्पिंग अस एट दैट टाइम। आई वॉज नॉट नोइंग कि इसका अपनी जैस्मीन के साथ क्या इश्यूज हैं, क्या है। ही वॉज नॉट नोइंग कि मेरे अपने हस्बैंड के साथ क्या इश्यूज हैं, क्या है। बट वो एक टाइम फ्रेम ऐसा था कि वी आई वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। एवरी every relative left my father's side because of this incident, and I was fighting alone and I'm proud of it. I fought for my father and I won. मैं जीती हूँ। मैंने अपने भाई और अपने बाप का पूरा साथ दिया एक मर्दों की तरह, जो मेरा हक भी बनता था बीइंग अ स्क्वाड्रन लीडर। उस टाइम फ्रेम में my father had a heart attack. He was admitted in AFIC and I got admitted in Shifa Hospital in extreme bad condition, जिसमें डॉक्टर्स ने एक बार फिर से कह दिया she won't survive. And at that time I will say कि मेरे जो अभी हस्बैंड है और जैस्मीन के साथ का शौहर साद रफीक, he is an angel. उन्होंने उस रिश्ते को नाम दिया। He told me कि he will
टेक केयर ऑफ मी, और वो इस रिश्ते को नाम देंगे। एंड मैं इस टाइम पे भी उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, बिकॉज मेरे बुरे वक्त में ही वॉज स्टैंडिंग देयर। और कोई रिश्ते को नाम नहीं देता। आई वॉज अ लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विथ 3 kids, एंड ही गेव दैट रिलेशनशिप अ नेम। और उन्होंने मुझसे निकाह किया इन द प्रेजेंस ऑफ माई मदर एंड माई फादर, उनकी मर्जी से। अच्छा एंड एट दैट आप फुल टाइम, सितंबर में मेरी तलाक हुई थी, सितंबर 2023 में। हम्म। और मई में हमारा निकाह हुआ। सितंबर टिल मई माय हस्बैंड वाज नॉट इन पिक्चर कि मेरी बीवी जिंदा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, मर गई है। वो खुला एक्सेप्ट कर चुके थे, वो तलाक दे चुके थे। अच्छा, ये अभी आपने उसमें बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, पहले आप बता रहे थे 5 बच्चे हैं। तीन तीन बच्चे में। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तीन। पहली बात तो वेरी सैड, अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे, आप जिन हालात से गुजरी हैं। मेरी भी बेटी है और मैं फील करता हूँ, एक प्राइड फील करता हूँ जिस तरह आप अपने बाप के लिए खड़ी हुई। और दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ, आज फिर मुझे याद आ गया कि खुदा के लिए अपनी बेटियों को ये सबक मत पढ़ाया करें कि अब तुम्हारा डोली निकली है तो अब तुम्हारा वहां से जनाजा निकलेगा। नॉट एट ऑल। जब आपकी बेटी की आप अपने ससुराल में रिस्पेक्ट ना हो, तो उस किसी को कोई हक नहीं है कि आपकी बेटी को वहां रखने का, या बेटी को आप फौरन ले आए। बेटियां कमाल की डायमंड होती हैं बाप के लिए, फैमिली के लिए। ये आप जेनों से निकाल दें। आपकी बेटी को सबसे पहले इज्जत मिलनी चाहिए, सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबसे पहले उसको उसका इंसान होना जो है वो माना जाना चाहिए। तो ये कहानियां छोड़ दें खुदा के लिए तमाम लोग, कि अब बेटी तुम्हारी डोली निकली है तो उस घर से जनाजा निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? नहीं निकलना चाहिए। अगर आपकी बेटी को एक लम्हा भी दुख होता है तो आपका घर उसके लिए हाजिर होना चाहिए। दूसरी बात, बसदे अदब माजरत के साथ, कि वो एंजल साद रफीक जिसको जैस्मीन मंजूर ने आपकी हेल्प के लिए भेजा था, अब वो ठीक कहती हैं कि आपने उसे ट्रैप कर लिया एक बार, फिर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, या वो फंस गए और आपने शादी कर दी? यानी एक औरत भेजती है एक अपने मियाँ को, खा वो जिन हालात से भी गुजर रहे हों दोनों, कि ये मेरी एक कज़न है या मेरी एक फैमिली की मेंबर है, इसकी हेल्प करें, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों शादी कर लेते। देखिए, इसमें भी डायकॉटमी है। अगर जैस्मीन मंजूर बता रही कि 2019 से वो डोमेस्टिक अब्यूज का भी शिकार थी, वो हनी ट्रैप्ड भी थी, फाइनेंशियली ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मदर भी उनकी नहीं थी, इनके मसले चल रहे थे बहुत सारे ऑलरेडी डे 1 से, तो फिर इनका रिश्ता अच्छा कैसा था? और अभी जो वुमेन राइट्स पे वो बात कर रही हैं, वो एक इतनी सीनियर सहाफी, वो डोमेस्टिक अब्यूज बर्दाश्त कर रही थी, मतलब उनके मुताबिक। तो क्या वो ये शादी में रहना चाह रही थी? वो शादी इनकी बहुत अच्छी जा रही थी जो मेरी वजह से टूटी? मैं आपको ये एक 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 फैक्ट बात बता दूं कि जो औरतें इस तरह की कहानियां बना के जो जेन्युइन डोमेस्टिक अब्यूज की विक्टिम्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देती हैं। उनके लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर देती हैं कि सच को और झूठ को अलग करना मुश्किल हो जाता है। मैं ट्रैप करने की क्या सिचुएशन में होती? मैं तो एक बीमार खातून हूँ जो जिंदगी से हार चुकी थी, अपने बच्चों के लिए जी रही थी। जी जी। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने खातून की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली, जो एक फ्रॉड और जालसाजी के मुकदमे में नामजद थी। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जमानत ड्यूटी जज ने इसलिए दी क्योंकि इंसदाद करप्शन अदालत रावलपिंडी के जज दस्तयाब नहीं थे। इससे कबल रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन ने खातून को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को एक हसास इदारे के अफसर अदनान शमून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया था। ये आपके खामद हैं, अदनान शमून खामद थे। एफआईआर के मुताबिक दरखास्त गुजार की शादी 8 फरवरी 2014 को अनम हसन से हुई और इनके 3 बच्चे भी हैं। सितंबर 2023 में जब दरखास्त गुजार सरगोदा में 8 माह के कोर्स के लिए रवाना हुए तो इनकी बीवी ने इनसे रब्ता मुनक़ते कर लिया। बाद मालूम हुआ खातून ने अदालत से खुला हासिल कर ली और यूनियन काउंसिल 26 सदर रावलपिंडी से तलाक का सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद इसने 8 मई 2024 को दूसरी शादी कर ली। जब शोर को खुला और दूसरी शादी का इल्म हुआ तो इसने अपनी साबका बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 420 धोखाधड़ी, 468 जाली दस्तावेज बनाना, 471 जाली दस्तावेज के इस्तेमाल,
और 494 शौहर या बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी शामिल की गई हैं। ये इस मुकदमे पे मैं अभी आता हूँ, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये क्यों इल्ज़ाम लग रहा है आप पर कि आपने पहले खामद से खुला या तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली? क्या ज़रूरत है एक ऐसे खामद को कि जिसको आप चाहती हैं कि मैं छोड़ दूं, और आप कहती हैं कि बाकायदा छोड़ा भी है, तो क्या जरूरत उससे उसको पड़ी अचानक के वो मैदान में आ गया कि नहीं उसने तो खुला नहीं लिया, तलाक नहीं ली, दूसरी शादी कर ली? ठीक है, जैसे मैंने पहले भी ये बोला कि बहुत डिफरेंस था। वो एक बहुत ही घटिया इंसान था। मैं यही कह सकती हूँ कि एक गिरा हुआ और बेगैरत और घटिया इंसान ही ये इस तरह की एफआईआर कटवा सकता है। वरना और ये इस चीज से मुकर सकता है। ये तो वो अल्लाह के आगे भी जवाब देगा और इस वक्त दुनिया को भी जवाब देगा। वो हर किसी को जवाब देगा कि उसने ये घटिया हरकत अपनी बेटियों की अच्छा, माँ के साथ आपने की। माजरत जब आपने उसने आप जैस्मीन, आपने कहा कि शादी 2016 में हुई और यहाँ 2014 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी ये है कि 2014 में, क्योंकि आपको पता होगा एयरफोर्स में एज होती है शादी की। तो लड़कियों की वो एज कम होती है, लड़कों की वो एज ज्यादा होती है। तो इनकी वो एज पूरी नहीं हुई हुई थी। 2014 में हमारा निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। जो ऑफिशियल रुखसती हुई वो 2016 में हुई। तो हम्म। ये निकाह की डेट बता रहे हैं, मैं आपको रुखसती की डेट बता रहा अच्छा, ठीक है। तो क्यों, हूँ। यानी एक, चलो मान लिया कि वो किसी लालच में था, किसी रिवेंज में था, लेकिन जब आपने खुला ले लिया, तलाक ले ली, फिर कैसे हो सकता है कि वो बंदे ही मुकर जाए जब दोनों की रजामंदी शामिल हो कि मैंने तो ना खुला दिया ना तलाक दी? जैसे कि जी बिल्कुल, जैस्मीन को जिस दिन देखिए सितंबर में मेरी पुला हुई और मई में मेरी शादी हुई, जुलाई में जैस्मीन को पता चला। उसी टाइम पे, उसी टाइम फ्रेम में स्क्वाड्रन लीडर अदनान को भी याद आया कि सच मैंने भी तलाक नहीं दी। क्योंकि जैस्मीन और इनका आपस में राब्ता हुआ, इन्होंने टीम अप किया। पिंडी में अदनान शमून ने एफआईआर कटवाई, कराची में जैस्मीन ने एफआईआर कटवाई, रुकिए, इन्होंने टीम जरा अप यहाँ किया। रुकिएगा कि ये जैस्मीन मंजूर और आपके जो शमून साहब हैं, ये जो अदनान शमून साहब, ये आपस में पहले कोई एक दूसरे को जानते थे? नहीं, पहले ये लोग नहीं जानते थे। इन्होंने बाद में राब्ता किया मेरी कोई और साथ रिश्तेदार, की शादी। आपस में रिश्तेदार थे, नहीं, कोई नहीं, मोहल्लेदार थे, कोई कोई कभी शहरदार मुलाकात थे? भी नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं। तो सिर्फ आप कोई रिश्ते नहीं। दोनों का, एक तरफ आप थी तो स्क्वाड्रन लीडर साहब उस तरफ हो गए, और दूसरी तरफ साद रफीक थे तो वो उनके साथ मिल गई, तो ये टीम अप कैसे हो गई? कोई ये राम श्याम की फिल्म चल रही थी इंडिया की कि जिसमें ये ये? बिल्कुल एक नेटफ्लिक्स का सीजन चल रहा था जिसके अंदर ये दोनों, मेरे एक्स हस्बैंड और साथ की एक्स वाइफ, दोनों टीम अप हुए और उन्होंने तहिया किया कि इन दोनों को हम बर्बाद करेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे। क्योंकि मेरी जिंदगी भी एट रिस्क थी जब मैंने खुला ली, और साद की लाइफ भी एट रिस्क थी जब साद ने उसको डिवोर्स दी। ये हम्म। दोनों जो है, ये घटिया तरीन लोग हैं। क्योंकि जब एक शख्स आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप इज्जत के साथ उसको अल्लाह हाफिज करते हैं। एक औरत जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, जो आपके 3 बच्चों की माँ है, अगर वो उसके बाद एक डिसीजन ले रही है, और कोई बेवजह डिसीजन नहीं ले रही। एक अफसर है, वो पढ़ी लिखी खातून है और उसने बहुत कोशिश की है कॉम्प्रोमाइज की, तभी 3 बच्चे और लिवर ट्रांसप्लांट है। उसके बाद अगर एक औरत तुम्हें छोड़ रही है तो इज्जत से उसको जाने दो। अच्छा। मैं अगर डोमेस्टिक अब्यूज का उस पर इल्जाम लगाऊं तो अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरे बच्चों का बाप था। मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा। बायोलॉजिकल फादर वही है। कल को मेरी बच्चियों के रिश्ते होंगे तो वही होगा बाप। जिसकी वजह से ना मैंने उसको एयरफोर्स में बदनाम करना चाहा कि मैं तो एयरफोर्स से मेडिकल बोर्ड आउट ले रही हूँ, वो उसने सरवाइव करना है, मेरे बच्चे उससे मिलने जाएंगे, वहां रहेंगे, मेरे बच्चों की इज्जत है। उसकी खातिर मैंने एयरफोर्स में हाईलाइट नहीं किया कि वो मेरे साथ क्या करता रहा। अच्छा। लेकिन उस इंसान ने ना बेटियां देखी ना कुछ और। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप मेडिकल बोर्ड आउट हुई और अभी जी, एलपीआर पे हैं, यानी स्क्वाड्रन लीडर आप एयरफोर्स में थी, मेडिकल बोर्ड आउट, यार जाहिर है आप एक बड़े मेडिकल ट्रॉमा से गुजरी हैं, तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड बनता है। लेकिन जैस्मीन आप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपका एयरफोर्स से कोर्ट मार्शल हुआ है। जी, इसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन बहुत अरसे से दे रही हूँ एफआईए में, साइबर क्राइम में। इस पे पीका एक्ट लगता है, जो कि जैस्मीन से डर के सीनियर ऑफिशियल्स मुझे कहते हैं कि वो गंदी औरत है, हम उस पे हाथ नहीं डाल सकते। ये सीनियर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है।
जैस्मीन मंजूर पे कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। ये पी का एक्ट लगता है उसके ऊपर। उसने एक कॉन्फिडेंशियल एयरफोर्स का लेटर अपने ट्विटर पे लगाया है और उसको मिस यूज किया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं जिसमें मेरा रिटायरमेंट आई है। मैं अभी एलपीआर पे हूँ। मेडिकल बेसिस पे मुझे रिटायर किया गया है। मेरे मेडिकल बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको भी भेज 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 दिए हैं। मैंने अपने रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं। इंसाफ आप अगर वो अच्छा। खुद मीडिया पे लाइए तो इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा और इंसाफ लोग करेंगे। और डीजीएफआईए से मैं गुजारिश करूंगी कि खुदारा अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करें और जो सच है और जो हक है किसी से डरे बगैर, अच्छा। किसी से डरे बगैर। इससे पहले के आगे चलें, जो आपके पहले खामद कहते हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दी, इलादगी नहीं हुई, या खुला उनकी रजामंदी, या उनको पता ही नहीं था खुला का, तो आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स थे जब उन्होंने ये सारा किया, तो आपने अगली अदालत में वो केस जीता है, या कुछ केस चल रहा है, या क्या बना उस केस का? जी मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, उसकी हर चीज प्रोड्यूस की। उसमें मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इक्विटल हुई हूँ, मैं बरी हुई हूँ। अदालत ने फैसला दिया है मेरे किस हक अदालत में। ने? क्योंकि एंटी करप्शन कोर्ट में। अच्छा, ये उसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ये भेज दूंगी एंटी एंटी अटेस्टेड। ये एंटी करप्शन कोर्ट में चलना चाहिए, ये खुला या अलहदगी वाला? अच्छा, ये जो केस है फैमिली कोर्ट का केस है। पहले पुलिस ने एफआईआर काटी, जैस्मीन के रेफरेंसेस यूज हुए। ये एफआईआर पुलिस में कटती नहीं है, ये एफआईआर काटी गई गलत बेसिस पे। जब ये कोर्ट में गई, ट्रायल कोर्ट में, तो पुलिस के पास ना एविडेंस था। जब मेरे लॉयर पेश हुए उन्होंने अपनी चीजें दी, तो पुलिस के पास ना एविडेंस था, ना पुलिस के पास कोई रीजन थी एफआईआर काटने की। क्योंकि ये एफआईआर मेरे वालिद साहब पे भी कटी जो निकाह में थे। उनको, जो मेरे वालिद साहब एक वेटरन है, उनको घर से पंजाब पुलिस ने विदाउट वारंट घसीटा, थाने लेके आए, क्योंकि उन्होंने बेटी का निकाह कराया है। ये एक पंजाब पुलिस की बात मैं ये कर रही हूँ ये कि एक जो ज्यादती एक्स की एक इंतहा। एक्स आर्मी ऑफिसर को कैसे पुलिस घर से घसीट के निकाल पीएचए सकती? 2 से पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद टेरिटरी से पंजाब पुलिस मेरे फादर को घसीटते हुए सिविल लाइन थाने लेके आई। इस हद तक ज्यादती। और ये तो सवाल मैं आईजी पंजाब से करना चाहूंगी, सीपीओ रावलपिंडी से जिनका नाम जैस्मिन मंजूर ले रही हैं, खालिद हमदानी, उनसे करना चाहूंगी। और जो आरपीओ है उनसे करना चाहूंगी कि मैंने एप्लीकेशन सबको दी है, इस पे अमल नहीं हुआ। मेरे वेटरन फादर थे, उनको किस कैपेसिटी में लेके आएंगे। उसके बाद जब ट्रायल कोर्ट में गया तो पुलिस ट्रायल कोर्ट में देती है स्टेटमेंट कि ये पुलिस केस नहीं बनता, क्योंकि जो मुलजिमा है वो भी स्क्वाड्रन लीडर है और जो दूसरे बाकी इन्वॉल्व है वो भी सारे कहीं ना कहीं ऑफिसर्स हैं। तो ये लिहाजा ये केस एंटी करप्शन ले ले। उसके बाद एंटी करप्शन में जाता है केस, वहां से इनकार किया जाता है कि ये केस हम नहीं लेंगे। ये मैं आपको सितंबर 24 की बात कर रही हूँ। सितंबर 24 में एंटी करप्शन केस लेने से इनकार करती है। उसके बाद केस क्लोज हो जाता है, बेल्स वापस ले ली जाती हैं, जो हमने बेल्स करवाई थी हमने वापस ले ली। केस पुलिस ने कहा क्लोज। उसके बाद दिसंबर टाइम फ्रेम में जब साद को एबडक्ट किया जाता है तो दोबारा वारंट्स निकाले जाते हैं, दोबारा से, विदाउट एनी प्रेसिडेंस, विदाउट एनी लॉ। उसके बाद जब दोबारा वारंट निकलते हैं तो हम सेम एफआईआर हाई कोर्ट में क्वेश्चमेंट के लिए लगाते हैं। सेम एफआईआर हाई कोर्ट में क्वेश्चमेंट के लिए चल रही है। 3 मार्च एंटी करप्शन का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाई कोर्ट में पेश होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, अटेस्टेड कॉपीज। पेश होता है, हाई कोर्ट के जज को कहता है मेरे पास केस अभी फ्रेश आया है, मैंने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की, लिहाजा मुझे अगली डेट दी जाए। 11 मार्च की उसको डेट दी जाती है और 8 मार्च को मुझे उसी केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, कोर्ट की नोटिस में दिए बगैर। अरेस्ट जब किया जाता है तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लॉ फॉर डिसेबल पर्सन के अंडर आती हूँ, मेरी अरेस्ट और मेरा जेल इस तरह से नहीं हो सकता। सेकेंडली, मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ, मेरे पास सर्विस कार्ड है। आप मुझे अरेस्ट करने से पहले प्रोवोस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, एयरफोर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जिसपे मेरा कार्ड छीन लिया जाता है मेरे से। मेरे मैं थर्ड
मैं कोर्ट के ऑर्डर्स पे वहां गई थी अपने बच्चों को उनके बाप से मिलवाने के लिए। उस कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की जाती है वहां पे। 20 लोग एंटी करप्शन के संडे वाले दिन मुझे अरेस्ट करते हैं मेरे बच्चों के सामने। मेरी रोती हुई बेटी मिन्नतें करती रही अपने बाप की, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। मुझे अरेस्ट किया गया, इंटरनेशनल लॉज की तौहीन की गई, मिलिट्री कोर्ट्स की तौहीन की गई, मुझे अरेस्ट किया गया। और कहा ये, और उसके बाद जैसे मैं अरेस्ट होती हूँ उसी वक्त जैस्मिन मंजूर ट्वीट करती हैं, थैंक यू डीजी एंटी करप्शन फॉर डूइंग दिस। हम्म। ट्वीट करती हैं। जैस्मिन अच्छा। मंजूर का क्या काम है मेरी एफआईआर में कि वो डीजी एंटी करप्शन को थैंक यू करती हैं, अ- सबूत देती हैं कि ये मैंने करवाया है, और अच्छा। डर जाओ तुम। अच्छा, हैरत ये भी है कि पंजाब पुलिस इस्लामाबाद आकर एक एक्स आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार घसीटती हुई के लेके जाती है, और हैरत ये भी है कि एंटी करप्शन वाले एक सर्विंग एयरफोर्स अफसर को जो मेडिकल एलपीआर पे है उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, और जो खातून होती है। और दोनों महकमों ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तारी के फौरन बाद आपके महकमे ने हेल्प नहीं दी। गिरफ्तारी के फौरन बाद एयरफोर्स को, वो भी एयरफोर्स को तब पता चला जब ये न्यूज में आया, जो भी आपने न्यूज पढ़ी। जी। तो उसी वक्त एयरफोर्स की प्रोवोस्ट मार्शल उसी वक्त जेल आ गए। उन्होंने मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया, वहां से मुझे जेल से निकाला, मेरी एक्सपेडाइट की चीजें सारी। मुझे जेल में सिर्फ एक रात उन्होंने रुकने दिया जब तक उनको पता चलता है। उसके बाद एयरफोर्स ने मुझे वहां से रिट्रीव किया जेल अच्छा। से, बिकॉज दिस वाज अगेंस्ट द मिलिट्री लॉ। अच्छा। अच्छा, तो आपके वालिद ने पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं गए, और आप एंटी करप्शन के खिलाफ आपने मुकदमा नहीं किया कि ये अगेंस्ट द लॉ सारा कुछ हुआ है? जी, मैंने एंटी करप्शन के अगेंस्ट जो है मोहतसिब में एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें केस मेरा चल रहा है नहीं मोहतसिब के नहीं, पास। आपने अपने एयर चीफ को देनी चाहिए थी कि। बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं एयर चीफ को, और मैं 1 साल से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे आर्मी चीफ और एयर चीफ बुलाएंगे। और मैं पुर उम्मीद हूँ, क्योंकि वो मेरे इंस्टीट्यूशन है, मेरी फैमिली 1947 से मिलिट्री को सर्व कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, माई फादर, मी एंड देन माई फोर्थ जनरेशन। वी हमें आर्मी ने बनाया है, हमें इंस्टीट्यूशंस ने बनाया, वी आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और हमें उनसे पूरी उम्मीद है, हक की पूरी उम्मीद है कि वो हमें अपने वेटरन को, अपनी लेडी ऑफिसर को, अपनी मुल्क की बेटी को, अपनी मिलिट्री की बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। मुझे अच्छा। उम्मीद है कि वो मुझे बुलाएंगे। मैंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, मैंने डिफरेंट फोरम्स पे हाईलाइट की हुई है, और मैं ये यहाँ पे भी ये इस फोरम को भी यूज करूंगी, और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने सर पे हाथ रखा था एक स्क्वाड्रन लीडर के सर पे, वो एक मैसेज था लोगों को कि इस कौम की बेटियां इतनी सस्ती नहीं है कि एक जर्नलिस्ट उसके साथ इतनी ज्यादती करेगी कि हर इंस्टीट्यूशन को उसके अगेंस्ट यूज करेगी, और आर्मी चुप रहेगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती, और मुझे पूरी उम्मीद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उम्मीद है, ही विल कॉल मी एंड ही विल लिसन टू मी। अच्छा, जैस्मीन मंजूर की तशद्दुद भरी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें उनकी आंख सूजी हुई है, उनके चेहरे पे निशानात हैं, उनको उन पे तशद्दुद हुआ है, बदतरीन तशद्दुद। क्यों किया तशद्दुद ये आपके मौजूदा शोहर साद रफीक ने और जैस्मीन मंजूर के एक्स शोहर साद रफीक ने? अच्छा, पहले तो मैं ये इस चीज को हाईलाइट कर दूं कि जैस्मीन नसाद के ऊपर कराची में 3 एफआईआर कटवाई हुई, जिसके अंदर तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं है। वो टोटल फाइनेंशियल बेस्ड है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दो कोर्ट में अभी तक केस जो है जैस्मीन चलने नहीं दे रही, एविडेंस के लिए पेश नहीं हो रही, उसकी तरफ से डिले आ रहा है। जनरली जो है मुल्जिम की तरफ से डिले होता है, बट ये कुछ केस है जिसमें कंप्लेनेंट की तरफ से डिले है, और वो इस चीज को डिले कर रही है क्योंकि वो साबित नहीं कर सकती, उसके पास एविडेंसेस नहीं है उसकी फाइनेंशियल जो उसकी हुई थी। सेकेंडली, जब उसने ये देखा कि लीगली वी हैव वन द बैटल, हम कोर्ट्स में, और कानून, मुझे अपने मुल्क के कोर्ट्स पे और कानून पे पूरा एतमाद है कि वो जस्टिस देंगे, स्पेशली हाई कोर्ट पे। जब उसने ये देखा कि यहाँ से तो मैं लूज हो रही हूँ, तो शी स्टार्टेड अनदर प्रोपेगेंडा, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस को हाथों हाथ लिया जाता है। अच्छा, अब ये उसमें भी मैं प्रोपेगेंडा आपको ये ये बता, प्रोपेगेंडा है, उनका चेहरा सूजा हुआ है, उनकी आंखें सूजी हुई बिल्कुल प्रॉपर, मैं आपको बताती हूँ, ग्रॉक एआई बॉट है एक्स पे, ये मैं नहीं कह रही, हैं। ग्रॉक ने उनको वो किया है, चेक किया है कि यही तस्वीरें जो अभी वो अपने आप को कह रही हैं। फेब्रुअरी में कोई बिजनेसमैन है एहसान खालिक,
जिनकी वाइफ की उन्होंने लगाई थी, उन पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। लेटर ऑन शी रिमूव्ड दोज पिक्चर्स, एहसान खालिक उनकी वाइफ की रिक्वेस्ट पे। ये ग्रोक कहता है, ये मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भेजूंगी। और वो हटाई, और वही पिक्चर्स, अगर आप वो पिक्चर जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है 4 जून वाला, उसको खोले, नीचे थंबनेल्स में उन खातून की वो पिक्चर आ रही है जिसको क्रॉप करके आंख अलग से करके उन्होंने अपनी शो की है। ये भी पीका एक्ट में आता है। मैं एहसान खालिद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस पे एक्शन लीजिएगा। उसके बाद जब ग्रोप ने जैस्मीन मंजूर को कहा कि इसमें फ्लॉ है, आप इसको मजीद क्लियर करें, तो जैस्मीन मंजूर ने अपनी 2 पिक्चर्स लगाई। जो दिसंबर 2023 में उन्होंने अपनी फेस लिफ्ट प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, वो आपको स्टिचेस भी नजर आ रहे होंगे। प्लास्टिक सर्जरी में एक चिन पे लगता है और एक यहाँ लगता है, वो एक धागा डलता है, वो वाले स्टिचेस भी उनके नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से उनकी वो फेस स्वेलिंग है जिसको वो डोमेस्टिक अब्यूज में यूज करना चाह रही। जरा दिस इज रुकिएगा, हाइट। जरा रुकिएगा। आप कह रही हैं कि जो जैस्मीन मंजूर की तस्वीरें, मुबैना तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जिनको वो पेश कर रही हैं कि ये साद रफीक ने मुझ पर तशद्दुद किया, कुछ तस्वीरें वो हैं जो किसी और खातून की हैं, उन पर वायलेंस हुआ था, वो लगा रही हैं। और ये ट्विटर के जो ग्रोक है उसने उनको बताया है कि ये आप दोबारा क्यों लगा रही हैं, ये तो पहले आप लगा चुकी हैं। और दूसरी तस्वीरें वो हैं जो कहीं मुल्क में या मुल्क से बाहर उन्होंने सर्जरी करवाई थी, तो वो सर्जरी वाली वो तस्वीरें लगा रही हैं। यानी उन पे आपके कहने का मकसद है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई उन पे उनको अब्यूज नहीं किया गया, यानी उनको कोई मिस यूज मतलब तशद्दुद के हवाले से नहीं किया गया, या कोई उनके साथ ज्यादती नहीं हुई। बिल्कुल भी कोई ऐसी ज्यादती उनके साथ नहीं हुई। और जो कहानियां अभी वो डिफरेंट इंटरव्यूज में गढ़ रही हैं, बीइंग जैस्मिन मंजूर, हम एक आम औरत की बात नहीं कर रहे, हम जैस्मिन मंजूर की बात कर रहे हैं, जो क्लेम कर रही हैं कि मेरे आर्मी में भी बहुत रेफरेंसेस हैं, मेरे सारे रेफरेंसेस हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ। वो ये क्लेम कर रही हैं, और साथ ये भी कह रही हैं कि 2019 से वो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है। और वो अब आके जब सारी चीजें फेल हो गई, 1 साल तक उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमारे ऊपर, उसके बाद उनको याद आया कि ओ, ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला कार्ड तो रह गया है, इसको मैं एंड में यूज करूंगी। पहले क्यों नहीं उन्होंने हाईलाइट किया, पहले क्यों नहीं वो। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा अपसेट हूं कि जो लड़कियां, जो औरतें सच में डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होती हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जो जैस्मिन मंजूर कर रही है, कल को हम जैसी औरतें जब करेंगे तो उसको भी झूठ समझा जाएगा। ये वो ज्यादती कर रही है औरतों के साथ। तो इसका मतलब है कि यानी आसान लफ्जों में कि साद रफीक ने जैस्मीन मंजूर पर तशद्दुद नहीं किया, नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं भी नहीं उठाया, क्या। और और ये सारा झूठ है। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक शादी हुई जैस्मीन मंजूर और साद रफीक की, इलेदगी हो गई, और इलेदगी होती रहती है, शादियां होती हैं, इलेदगियां होती हैं, नहीं चलती, ये कोई खास बात नहीं है। यानी बहुत सारे करोड़ों अरबों ऐसे केसेस हैं। लेकिन फिर ये मुकदमाबाजी क्यों, गिरफ्तारियां क्यों, ये आप बकौल आपके जो 7 झूठे पर्चे साद पे करवाए हुए हैं, जिसकी वजह से कितना अरसा हो गया आपके खामद को जेल में या हिरासत में? तकरीबन 8 माह हो गए। 8 माह। ऐसे आपके खामद और जैस्मीन मंजूर के साबका शौहर हिरासत में हैं, आप जेल जा चुकी हैं, और अभी आपने जो मेरे पॉडकास्ट, फादर जेल जा चुके हैं, आप साथ के भाई एबडक्ट हो चुके हैं, मैं एबडक्ट हो चुकी हूँ। मतलब मेरे पे एफआईए ने मेरे बैंक अकाउंट्स बंद किए हैं, सैलरी अकाउंट्स, एयरफोर्स के सैलरी अकाउंट्स एफआईए ने मेरे बंद किए हैं। कोई कोई शोबा ऐसा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसको जैस्मिन मंजूर ने मैनिपुलेट ना किया हो। ये हम कोई जंगल वाले मुआशरे में रह रहे हैं कि एक एयरफोर्स अफसर जो मेडिकल लीव पे है, उसे एंटी करप्शन वाले उठा के ले जाते हैं, एक्स एक्स आर्मी अफसर को इस्लामाबाद से पंजाब पुलिस उठा के ले जाती है। जैस्मीन मंजूर मुबैना तौर पर 7 मुकदमे करके 7 महीने से एक शख्स को हिरासत में रख के बैठी है। एयरफोर्स की एक अफसर को भी जेल गवाह खानी पड़ती है, एक आर्मी एक्स आर्मी अफसर भी जेल की हवालात की सैर करके आ जाता है। और आपके खामंद और उन जैस्मीन मंजूर के साबका शोहर साद रफीक के भाई भी अगवा हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। ये
कहाँ का, यानी ये आप कैसी कहानियां सुना रही हैं? ये पाकिस्तान है कि कोई वो सिसिलियन माफिया और गॉड फादरों का मुल्क है? और इरशाद भाई, मजे की बात यह है अभी कि वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम भी कर रही है, विक्टिम प्लेइंग भी कर रही है। अभी वो विक्टिम भी है। लेकिन मैंने इंस्टीट्यूशंस आपसे को बदनाम भी कर रही है सवाल साथ। पूछा ये था कि ये क्यों, ये सारा कुछ वो क्यों कर रही हैं? उनकी पहले भी आप कह रही हैं कि दो शादियां हुई, इलेहदगियां हुई, 19-20 के साथ चलो मूव ऑन कर गई, अब यहाँ आई, यहाँ उन्होंने लव मैरिज की, मोहब्बत की शादी नहीं चली, तो फिर ये क्यों सारा कुछ, मकसद क्या है? लेकिन साथ में जो लोग उनको जानते हैं और जो जिनका उनसे पाला पड़ा, उनको पता होगा, एक तो शी इज अ रिवेंजफुल लेडी। सेकेंडली, ये उनका बिजनेस है, वो एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, उसके भी काफी ये आप सारे बहुत बड़ा सबूत हैं हमारे इल्जाम पास। लगा रही हैं, बहुत बड़ा इल्जाम लगा जी रही हैं कि बिल्कुल। ये उनका जी, बिजनेस है। इसका सबूत भी मैं आपको दूंगी, और जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी मैं दूंगी। मैं आर्मी चीफ से फिर एक दफा रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझसे एक दफा मिलें। ये उनका काम है शुरू से, शी इज अच्छा। इन टू दिस, वो अच्छा। एक्सटॉर्शन करती हैं, वो आपने पैसे। आपने मुझे भिजवाया, जो आपने नोट भिजवाया हुआ है, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं जो आपके पॉडकास्ट के साथ चलेंगे भी, जिनमें हाई कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं, जो उन्होंने एफआईआर करवाई, 3 एफआईआर जो हैं वो वो झूठी साबित हुई हैं, यानी आप उनसे बरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा आपका निकाहनामा यूनियन काउंसिल से खुला का खुला नामा, वो जो आपके पहले खामन से, वो भी साथ चलेगा। लेकिन आपने कहा कि इलेदगी के बाद साद रफीक ने अपनी साबका बीवी के घर छोड़ा तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इनका पासपोर्ट, कौमी शनाख्ती कार्ड, चेक बुक्स और कीमती अशिया अपने पास रख ली। इन चीज़ों को गलत इस्तेमाल करते उनके खिलाफ माली नौयत के झूठे इल्जामात घड़े गए। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है, साद तो रफीक तो इस वक्त हिरासत में है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है, आप भी इंसान हैं, अक्लमंद हैं, अफसर रही हैं, दुनिया देखी है, कि एक, यानी ये तो कोई 5 साल के बच्चे से फीडर भी नहीं ले सकता, उसको पता है कि उसने एक लव मैरिज की, उसको अगले दिन ही एहसास हो गया बकौल आपके, फिर वो जब घर छोड़ता है तो पासपोर्ट भी वहीं छोड़ देता है, कौमी शनाख्ती कार्ड भी, चेक बुक्स भी, कीमती अशिया भी, और उसकी उसकी आखिर बीवी थी, तो इतना क्या ये कमजोर था और वो ताकतवर थी, या इतनी क्या मजबूरी थी कि सारी चीजें छोड़ के आ गए? अच्छा, इसमें भी मैं ये कहूंगी कि ये साथ की एक बहुत बड़ी कमजोरी और गलती थी, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जैस्मिन मंजूर इतना गिरेगी, कि वो इतने आगे तक जाएगी। जब जैस्मिन मंजूर ने उसको ये चीजें देने से इनकार किया और शोर शराबा किया, जैसे कि जैस्मिन मंजूर को सब जानते हैं, साद रफीक अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से निकले। उन्होंने कहा, जब तुम ठंडी हो जाओगी तो मेरी चीजें मुझे भेज देना। जो एक इज्जतदार आदमी कर सकता है अपनी बीवी को बाहर निकलने, और कहती मैं शोर करूंगी, मैं तुम्हारे बाप के घर के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी, तो ये उसकी कमजोरी कहें, उसकी गलती कहें कि उसने इसको हल्का लिया जैस्मिन मंसूर को। फिर जैस्मिन मंसूर ने उसको कहा कि तुम मुझे पैसे दो, तुम जब तो मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हारे बाप को ब्लैकमेल करूंगी, तुम्हारे भाइयों को जेल भेजूंगी, मुझे अभी पैसे दो, और उसके बाद मैं इधर कॉल्स करूंगी, मैं उधर कॉल्स करूंगी, जिसपे साथ जो है थोड़ा सा अपनी इज्जत को लेके, जो लोग साथ को जानते हैं वो उनको पता होगा कि 1 साल तक हम ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि हम गंद नहीं चाहते थे, हम मीडिया पे नहीं आना चाहते थे, हम रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। अच्छा। उसी डर से साथ ने टाइम बाय किया कि शायद ठंडी हो जाएगी थोड़े अरसे में ठंडी। लेकिन जैस्मीन मंजूर ठंडी होने वालों में से है ही नहीं। ये मैं उन लोगों को भी बता दूं जिन्होंने जैस्मीन मंजूर को खुश करने के लिए और चुप कराने के लिए हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े। खुदारा वो ऐसे चुप नहीं होगी। अब वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने पे आ गई है। खुदारा ऐसे वो चुप नहीं होगी। उसका साथ जब तक देते रहेंगे वो चुप नहीं होगी, जब तक कोई उसको ठंडा नहीं करेगा वो किसी की जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा ये प्लीज, अच्छा ये प्लीज। आपने लिखा कि जब ये सारी चीजें साथ छोड़ के आ गए, उसके बाद झूठी एफआईआर्स करवाई गईं और इन्हें अगवा कराकर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखवाया गया। ये गैर जी। कानूनी हिरासत क्या है और अगवा क्या है? अच्छा, एफआईआर्स हुई तो जाहिर है अरेस्ट तो इसमें होना होता है। जी इरशाद भाई, इसमें हुआ ये था कि मैं साथ कराची में थे, अपने केसेस देख रहे थे, हाई कोर्ट से इंटरिम बेल पे थे। वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको भेज दूंगी। हाई कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिली हुई थी, जिसकी समात 13 दिसंबर थी। 13 दिसंबर को उनकी बहस होनी थी और उनकी बेल कंफर्म होनी थी, जो कि होनी थी क्योंकि केसेस में जान नहीं थी। तो 7 दिसंबर को रावलपिंडी सदर से
साद को कुछ कानून नाफिज करने वाले लोग या जैस्मीन के भेजे हुए कुछ लोग, वो मेरे पास एविडेंसेस भी हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास बाय नेम, बाय नंबर्स, बाय पिक्चर्स, सब कुछ है। लेकिन वहां से उनको किडनैप किया जाता है। 40 डेज तक साद का हमें कुछ पता नहीं था, साद कहाँ है। हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई, मिसिंग पर्सन कमीशन में हमने रिट लगाई। हाई कोर्ट में 2 दफा हमारी रिट जो है वो नॉन प्रोडक्शन पे, वो आरपीओ को कॉल किया गया, साथ किसी को भी नहीं मिल रहा था, 40 दिन तक सब ढूंढ रहे थे। फाइनली 17th of January, आफ्टर 40 डेज, सात को कराची में एक फेक एफआईआर में पुलिस एसआईयू है जो अरेस्ट करती है विद अ वेपन। और वो वेपन वाली एफआईआर जो कटी थी जिसमें साद अरेस्ट हुआ था, वो सी क्लास हो चुकी है क्योंकि वो वेपन नॉन फंक्शनिंग था। वो एफआईआर खत्म हो चुकी है जिसमें बेसिकली साद को अरेस्ट करके जेल में डाला गया, और उसके बाद से टिल डेट साद जेल में। अच्छा। आप उसकी उसी टाइम फ्रेम में उसकी जो बेल कंफर्म होनी थी वो पीरियड गुजरा, और नॉन प्रोसिक्यूशन पे बेल डिसमिस हुई, नॉन प्रोसिक्यूशन पे, हाई अच्छा, कोर्ट से। आपने ये आगे जो मुझे भिजवाया इसमें लिखा है कि जो तशद्दुद वाली तस्वीरें मुबैना तौर पर लगा रही हैं जैस्मीन मंजूर, ये तस्वीरें नवंबर ता दिसंबर 2023 की हैं, जब जैस्मीन मंजूर ने अमेरिका के शहर सनसनाटी से प्लास्टिक सर्जरी फेस लिफ्ट करवाई थी, जिसके नतीजे में इनका चेहरा सूज गया था। अब इन तस्वीर को तशद्दुद के झूठे सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो सरासर मन घड़त है। कई मारूफ सोशल मीडिया सार्फिन और तस्दीक शुदा अकाउंट्स बशमूल ग्रोक ने इस जालसाजी को बेनकाब किया है। यही कहना चाह रही थी, यही है आप? अच्छा। जी बिल्कुल। अब मेरा जो एक सेकंड लास्ट सवाल है वो ये है कि 1 साल ये सब कुछ होता रहा, और 1 साल आप पे, आपके माँ बाप पे, आपके खामंद पे, आपके बच्चों पे, और आपके खामंद की फैमिली पर जुल्म सितम के बकौल आपके पहाड़ तोड़े जाते रहे। खैर, आपके जो महकमे हैं सारे, बशमूल आपके महकमे और बाकी सारे महकमों ने, उनका तो क्या कहें हम। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं बर वक्त किसी ने इंटरवीन किया, या कैसे एक बंदा इतना ताकतवर हो सकता है कि वो सारा कुछ ही, हर चीज को मलियामेट कर दे। लेकिन 1 साल में आपने जबान नहीं खोली और जुल्म सितम सहते रहे, और आप मीडिया पर नहीं आए। आपने अपने खामंद के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने बताया नहीं कि हम पर ये जुल्म हो रहे हैं। आपने अपना केस इस मुल्क के सामने या मुल्क के लोगों के सामने या सारे इदारों के सामने नहीं रखा। क्यों? खामोशी क्यों? इसकी तरह इरशाद भाई, मैं एक तो आपका थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया पॉडकास्ट का। जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने बहुत सारे सीनियर सहाफियों को राब्ता किया। इवन जब साद मिसिंग था, आई वॉज ऑल अलोन। उस टाइम भी मैं एंटीबायोटिक्स पे थी, मैं एडमिट थी। और मैं जियो के दफ्तर भी गई कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए, मैं बात करना चाहती हूँ। बट मुझे एक ही जवाब मिलता है, बहुत औरत है, हमें खराब करेगी, बहुत औरत है, हमें बदनाम करेगी। इस डर से 10 फैमिलीज बर्बाद हुई। और आज भी मैं उन लोगों को जिनके पास में गई हूँ सबको पता किस किस के पास गई, और जिन्होंने मुझे ये जवाब दिया है वो मुझे क्यामत के दिन भी प्लीज यही जवाब दीजिएगा। और मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, किसी को भी। और अब आप मैं आखिरी हर किसी के पास गई। और अब आखिरी सवाल यही है कि अब आप क्या, आगे आपका लाए अमल है, आप क्या चाहती हैं अब इस वक्त? आपने कोई मुकदमा किया हुआ है जो आपके आपके खानदान, आपके खामद, उनके खानदान, आपके बच्चों का हुआ है, इसके हवाले से? जो आप जिन जिन लोगों ने आपके साथ जुल्म किया है बकौल आपके, वो आप उनके खिलाफ अदालत जाएंगी, क्या करेंगी? या अभी भी आपका कोई इरादा है कि आप अपना पूरा मुकदमा जो है वो एक मीडिया के जरिए से लोगों के सामने रखें, और जब बात करें अपने इन चीज़ों पर, लोगों को स्टोरी का दूसरा पहलू भी दिखाएं? इरशाद भाई, ये जो मैंने मीडिया पे आने का फैसला किया, ये खालिसतन मुझे अपना आप क्लियर करना था। जो जैस्मिन मंजूर मुझ पे बहुतान लगा रही है, एक तो वो है। दूसरा,
मैं मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, ना मैं मीडिया के थ्रू ये जंग लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं हार गई हूँ। आईजी सिंध, आईजी पंजाब, मुहतसिब, इन सब से मैं हार गई हूँ। मुझे किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मेरी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है आईजी सिंध के पास, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस पड़ी हैं साइबर क्राइम वालों के पास, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। मी बीइंग मिलिट्री पर्सन, थर्ड जनरेशन आर्मी, थर्ड जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर, 1947 से हम इस कंट्री को सर्व कर रहे हैं। हमें इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की हूँ। और मैं अपनी इंस्टीट्यूशन पे पूरा एतमाद रखती हूँ। पूरा एतमाद है मुझे 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 अपने इंस्टीट्यूशन पे, कि आज तक अगर मेरे साथ ये जुल्म हो रहा था तो उसकी वजह ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मेरी बात नहीं पहुंची होगी। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू और मीडिया के थ्रू अगर उन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे सर पे हाथ जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर कि वो हाफिज कुरान है, और उन्होंने बेटी के सर पे हाथ रखा है। उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया है, एक लेडी ऑफिसर के सर पे हाथ रख के, कि लेडी ऑफिसर्स की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि एक जर्नलिस्ट झूठ बोल बोल के उसके साथ ये ज्यादती करे। और अपने वेटरन को वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे फादर के साथ हुए जो ज्यादती, अपने वेटरन को आर्मी चीफ कभी भी इस तरह नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस से जरूर पूछेंगे कि मेरे वेटरन के साथ तुम लोगों ने ऐसे कैसे किया। मुझे यकीन है, मुझे इस बात पे यकीन है कि वो मुझसे जरूर मिलेंगे और जरूर मेरी हिमायत करेंगे। बहुत शुक्रिया अनम हसन साहबा। मैंने चूंकि जैस्मीन मंजूर साहबा का पूरा जो उनका मौक़िफ़ था उनके सोशल मीडिया पे था, वो सारा बुध के रोज़ उस पे व्लॉग किया था। तो एक तो ज़ाहिर है उसका जो दूसरी कहानी का रुख है, वो अनम हसन साहबा ने जब मुझसे रब्ता किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूं। और कहानी का ये रुख भी आपको पता होना चाहिए। और अब फिर एक बार कह रहा हूँ कि जैस्मीन मंजूर साहबा, अनम हसन साहबा मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। ये अनम हसन साहबा की राय है, उनके ख्यालात हैं। जाहिर है वो भी एक क्राइसिस से गुजरी हैं और वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं। जैस्मीन मंजूर साहबा ने अगर कोई इस पे बात करनी हो तो मैं हाज़िर हूँ। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके खामद की मुश्किलें आसान करे, और आइंदा आपको जो आइंदा आने वाली मुश्किलें हैं उनसे बचाए। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू।